दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली हर एक इंसान के दिमाग में चलता है। क्यों चलता है, इसके पीछे का कारण यह है कि हर व्यक्ति आधार कैसे बनता है ये प्रक्रिया जानता है, लेकिन जब एक कोई दुकान खोलता है, कोई एक साइबर कैफे खोलता है, कोई एक अपना सीएससी सेंटर लेता है या किसी भी तरह से वो एंगेज होता है एक छोटे बिजनेस में या फिर किसी तरह से काम कर रहा है और वो इच्छा रखता है कि हमें भी आधार का जो काम है वो काम कैसे मिलेगा। तो ये जनरली हम कहीं भी किसी स्टोर पे खड़े होते हैं, आपके कोई मित्र होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे, कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि आधार का जो ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है और हम आधार का अगर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया समझेंगे, पूरी जानकारी समझेंगे कि एक जो सेंटर है वो सेंटर कैसे मिलता है, चाहे वो सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है, चाहे वो प्रज्ञा केंद्र के अंदर में या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जो आप देखते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पूरे भारत में जो है उन सभी जगहों पे जो अपडेट का काम मिलता है वो काम कैसे मिलता है। उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि कई जगहों पे ब्लॉक में काम चलते हैं, कई जगहों पे पंचायत में काम चलते हैं, कई जगहों पे बैंक्स में काम चलते हैं, कई जगहों पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेस हैं वहां पे चलते हैं, कई जगह पे पोस्टल डिपार्टमेंट, बीएसएनएल के ऑफिसेस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन सभी जगहों पे आधार के काम होते हैं। प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, हम लोग इसको अगर लेना चाहते हैं क्या हमें मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो प्रोसेस क्या रहेगा, हमें किन लोगों से बात करनी होगी, वो सारा कुछ समझेंगे, सारा कुछ जानेंगे। आपको मैं एकदम शुरुआती से शून्य से अंत तक एक प्रोसेस लेने तक का प्रक्रिया इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अगर कोई पूछता है, जो चीज आप बताना चाहते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर में आज आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये मैंने अभी जस्ट शुरुआत किया है और आप लोगों के लिए आधार से संबंधित आपके सरकारी विभाग से बहुत सारे जो काम होते हैं वो प्रोसेस, उसकी गाइडलाइंस, उसकी पॉलिसीज और नई कुछ स्कीम्स आती हैं या फिर कुछ नए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जो कोई हम लोग कोई प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में कोई परेशानी आती है, तो उस प्रोसेस का जो परेशानी है उसके लिए भी मैं वीडियोस बना के आपको डालता हूं। इससे आपको बहुत तरह की हेल्प मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर फ्यूचर में जो भी रिलेटेड वीडियो होगा वो आपके काम आ सके और मैं इससे मुझे अच्छा लगेगा ताकि आप लोग इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाने वाले जो सवाल है वो कम से कम हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें पूरी प्रक्रिया में समझाने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप किसी और को समझा पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे सिस्टम्स की पूरी बारीकियां को समझेंगे। एक शुरुआत में कैसे UIDAI के द्वारा एक ऑपरेटर तक काम जाता है उस पूरी प्रक्रिया को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूं और उसको आप बारीकी से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि इस प्रोसेस को देने का काम जो होता है UIDAI, ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो विभाग है इसके द्वारा ही आपको जितने भी रजिस्ट्रार है पूरे भारत में उन सभी को आधार का एनरोलमेंट हो या अपडेट हो, कोई भी प्रक्रिया से गुजरना वो इनके थ्रू ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि UIDAI क्या डायरेक्टली खुद काम कर रहा है फील्ड में। UIDAI डायरेक्टली फील्ड में काम नहीं कर रहा है। इसके लिए UIDAI ने रजिस्ट्रार्स अपॉइंट किए हैं। रजिस्ट्रार्स कौन होते हैं, तो पहले हम उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। रजिस्ट्रार कौन होते हैं और कौन बन सकते हैं। तो रजिस्ट्रार्स आज से पहले प्राइवेट जो होता था वो प्राइवेट भी था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी था और गवर्नमेंट भी था।
लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्राइवेट पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये अब काम नहीं करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी जो विभाग होते हैं, जैसे कि आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, बीएसएनएल हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ, फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका आईटी डिपार्टमेंट, सीएससी, एसपीबी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो विभाग हैं, ये अब सिर्फ रजिस्ट्रार बन सकते हैं और आज के डेट में सिर्फ वही रजिस्ट्रार हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, तो अब ये तो पूरी तरह से हम लोगों का क्रॉस हो चुका, ये है ही नहीं। तो अब जो यूआईडीआई का जो रजिस्ट्रार बन गया वो कौन बना? ये बना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो रजिस्ट्रार, क्या रजिस्ट्रार अभी डायरेक्टली काम कर रहा है? रजिस्ट्रार्स भी कई केसेस में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रार्स जो होते हैं ये आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि यहां पे सीएससी, एसपीवी, ये एक रजिस्ट्रार है। इसी तरह से एक डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर इसी तरीके से आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो गया जैसे पंचायती राज मान लिए, फिर आपके बहुत सारे रजिस्ट्रार्स होते हैं। ये तो सिर्फ मैं उनकी बता रहा हूं जो बहुत लंबे प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं। इसी तरह से बैंक्स हो गए, और लिस्ट इसकी बहुत बड़ी है। बैंक्स हो गए, उसके बाद आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट, बीएसएनएल, मतलब ये अभी जो है ये चलता ही जाएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे भी बढ़ा देता हूं, यहां पे बीएसएनएल लिख देता हूं। तो इतने सारे रजिस्ट्रार हैं इंडिया पोस्ट, ये सभी रजिस्ट्रार्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्ट्रार्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रार्स काम करते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि बीएसएनएल जो है वो पूरे भारत में काम कर रहा है, हो सकता है लेकिन किसी स्टेट में स्पेसिफिकली वहां पे वो काम नहीं कर रहा। सीएससी, एसपीबी भी पूरे भारत में काम कर रहा है, हो सकता है कि कहीं नहीं कर रहे, लेकिन जनरली इनका पूरे भारत में सीएससी, एसपीबी काम कर रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के भी सेम रूल है कि ये सभी स्टेट्स में हो सकता है कि काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे नॉलेज के हिसाब से जैसे राजस्थान स्टेट में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, इसी तरह से बिहार में हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स में काम कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेम पैटर्न, सभी डिपार्टमेंट्स का यही चीज कंसर्न है। रजिस्ट्रार जो होते हैं, ये रजिस्ट्रार्स हो सकते हैं कि कई स्टेट्स में काम कर रहे हैं, कई स्टेट्स में काम नहीं कर रहे हैं। अब हमारा मुद्दा है कि ये रजिस्ट्रार्स क्या डायरेक्टली काम कर रहे हैं? हम इनसे मिलेंगे तो क्या हमें आधार का ऑपरेटर बना दिया जाएगा? ये जानना जरूरी है। तो बीएसएनएल को आप समझ लीजिए एक एक करके जितने पॉइंट्स मैंने दिखाया है, जितने रजिस्ट्रार दिखाए, इनके कंडीशंस को मैं बता देता हूं। जैसे बीएसएनएल का, तो बीएसएनएल में क्या होता है कि यहां पे दो कंडीशंस में काम होते हैं। पहला, आप यहां पे देखेंगे कि इनके जो खुद के स्टाफ हैं, स्टाफ जो हैं ये डायरेक्टली काम करते हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक होता है आउटसोर्स। तो दो मॉडल पे बीएसएनएल काम करता है। स्टाफ जो है इनके खुद के सैलरी वाले जो स्टाफ है, तो उसी जगह, उसी विभाग के जो ऑफिस है, उसी ऑफिस में बैठ के काम करना। चाहे वो एजेंसी के माध्यम से, यहां बीएसएनएल ने एक एजेंसी हायर की और एजेंसी के माध्यम से ऑपरेटर्स को रखा, लेकिन इस कंडीशन में भी सैलरी मिल रही है इन ऑपरेटर्स को, और इनको भी जो काम करना है बीएसएनएल के ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर करना है। वो मशीन जो है किसी दूसरे जगह पे नहीं चला सकते हैं, सिर्फ बीएसएनएल के ऑफिस के अंदर ही चलेगा। सीएससी, एसपीवी में आप समझेंगे कि ये 3 मोड पे काम चल रहा है। यहां पे आपका यूसीएल भी है, एएसके भी है, और स्टेट के साथ, स्टेट रजिस्ट्रार के साथ एक ये भी है, स्टेट रजिस्ट्रार ये।
सबसे बड़ी चीज है ये यूसीएल जो है पूरे भारत में काम चल रहा है, एएसके जो है ये पूरे भारत में काम चल रहा है। स्टेट रजिस्ट्रार का जो ईए है ये किसी किसी स्टेट्स में है। तो झारखंड स्टेट है जहां पे स्टेट रजिस्ट्रार का ईए है। तो स्टेट रजिस्ट्रार का ईए जो है ये कैसे है, ये डायरेक्टली सीएस जो यूआईडीएआई के तरफ से जो रजिस्ट्रार है उसके अंदर सीएससी एसपीवी है और उसके अंदर डायरेक्ट ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं यूसीएल और एएसके में। यहां पे एक चीज जो आता है स्टेट रजिस्ट्रार को जो मैंने बताया, यहां पे ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के जो इनके अंदर में एज ए ईए हो गए हैं, ये ईए यानी कि यहां पे जो एनरोलमेंट स्लिप होता है या जो ऑपरेटर का ऑनबोर्डिंग होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के रजिस्ट्रार कोड पे, लेकिन ईए और रजिस्ट्रार कोड पे। लेकिन जो मशीन्स चल रही है, जो पंचायत में आप सुनते हैं कि पंचायत में मशीन जो चल रही है वो मशीन सीएससी एसपीवी के थ्रू चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार उनका और एजेंसी जो है वो एजेंसी आपका है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। इसको हम लोग और भी अभी बारीकी से समझेंगे, इस विषय पे स्पेशली मैं पूरे अच्छे से भी बताऊंगा, क्योंकि आपका जो स्कोप बनता है जो मशीन लेने की वो स्कोप यहीं पे बनता है। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के आप कंडीशंस को समझ लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी दो रोल पे काम कर रहा है। एक होता है आपका ब्लॉक्स, ब्लॉक जो ब्लॉक के ऑफिसेस हैं, ब्लॉक ऑफिस, इनके यहां पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो सैलरी वाले हैं। ये जो ब्लॉक के ऑपरेटर्स होते हैं वो सैलरी पे काम करते हैं और इनको ब्लॉक प्रेमाइसेस के अंदर ही काम करना है। ये अपने मशीन्स को मूव नहीं कर सकते और ना ही ब्लॉक प्रेमाइसेस से बाहर ले जा सकते हैं। तो ये केस आपको समझ में आ गया। फिर आप देखेंगे कि यहां पे इसके साथ पंचायती जो सीएससी अभी मैंने बताया, तो यहां पे एक ईए बीच में आया और ईए जो है वो है सीएससी एसपीवी। तो सीएससी एसपीवी एज ए ईए बना और यहां पे ऑपरेटर जो है फिर काम कर रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर सैलरी हो गए और दूसरे जो है ये जो दूसरे ऑपरेटर है ये है कमीशन। कमीशन जो मॉडल होता है, कमीशन मॉडल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जो ऑपरेटर जो काम करेंगे उसके जो कुछ पार्ट होंगे, कुछ पैसे जो होंगे, वो पैसे जो होंगे वो कुछ पार्ट सीएससी एसपीवी को जाएगा और कुछ पैसे आपके होंगे, चाहे वो नया एनरोलमेंट हो चाहे अपडेट हो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी यहां पे काम कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट पे आप नहीं जा सकते हैं, ये पार्ट आपका क्रॉस हो जाएगा क्योंकि सैलरी पे जाके काम करना है और उसी जगह पे काम करना है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक के ऑफिस के जो इन हाउस जो काम करते हैं, जो ब्लॉक के स्टाफ है, सिर्फ वही काम कर सकते हैं। आपके लिए जो रास्ते खुल रहे हैं ये रास्ता खुल रहा है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, ये प्रोसेस अक्टूबर 2022 से ये प्रोसेस बंद कर दिया गया है। यानी अब पंचायत के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का जो मशीन चल रहा है, आज के डेट में जो मशीन चल रहे हैं वो चलेंगे। अभी जो नया मशीन का स्टार्ट करना है वो मशीन अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं होगा, पूरी तरह से प्रक्रिया बंद है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएसएनएल के केस में भी आपको समझ में आ गया। आपके लिए अभी स्कोप यहाँ पे है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी आप कंडीशंस को समझेंगे तो ये डायरेक्टली अभी खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी न किसी एक एजेंसी को रखा गया। ये झारखंड स्टेट की बात कर रहा हूं, हो सकता है दूसरे स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली उनके स्टाफ या ऑपरेटर जो है वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड स्टेट की कंडीशंस ये है कि अभी यहाँ पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो एक एजेंसी है बीच में, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया और एजेंसी के अंदर में ऑपरेटर है जो कि बीआरसी होता है ब्लॉक प्रेमाइसेस में। इस बीआरसी के अंदर में ही बैठ के आधार ऑपरेटर काम करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे अगर काम करना है तो आपके लिए एक बनता है कि बीआरसी में आप बैठ के काम करेंगे। आप जो एजेंसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे नॉलेज में है कि एमकेएस काम कर रहे हैं अभी झारखंड, तो हो सकता है आप उनसे जो कोऑर्डिनेटर है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो कोऑर्डिनेटर है उनसे आप बात करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि जो ऑपरेटर बनेंगे वो बीआरसी के अंदर में ही बैठ के काम करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट फिलहाल अभी इनका जो प्रोसेस है नहीं चल रहा है झारखंड में,
हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स में काम चल रहा हो। पंचायती राज झारखंड में फिलहाल अभी स्टार्ट प्रोसेस हो सकता है चले, अभी फिलहाल नहीं है। डब्ल्यूसी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, चाइल्ड इनरोलमेंट का काम कर रहा है, टैब पे काम कर रहा है। तो ये टैब पे जो काम करते हैं, इनके जो खुद के जो स्टाफ है, डब्ल्यूसी डिपार्टमेंट के जो महिलाएं हैं जो उन डिपार्टमेंट में काम करती हैं, वही महिलाएं ऑपरेटर है, वही खुद काम कर रही है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कोई नया बाहरी ऑपरेटर काम नहीं कर सकता है। बैंक्स का कंडीशंस को थोड़ा सा समझ लीजिए। बैंक का कंडीशंस में आप लोगों के लिए थोड़ा सा जानकारी लेने वाली चीजें हैं। बैंक के केस में क्या होता है कि बैंक जो होता है, कई बैंक डायरेक्टली भी काम कर रहे हैं और बैंक डायरेक्टली ऑपरेटर भी रखते हैं। यहां पे ईए और उसके बाद ऑपरेटर। तो ये पार्ट आपको आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा कि जो ईए हैं और ऑपरेटर रखेंगे या फिर बैंक डायरेक्टली ऑपरेटर रखता है। तो बैंक जो डायरेक्टली ऑपरेटर रख रहे हैं, यानी कि बैंक जो है वो सैलरी दे रहा है सीधा सीधी, और ईए जो है वो भी सैलरी दे रहा है। लेकिन दोनों केसेस में आपको ध्यान ये रखना है कि बैंक जो भी बैंक होगा उस बैंक के अंदर में ही आधार का काम मतलब करना है, बैंक के बाहर नहीं कर सकते हैं। यहां पे एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि बैंक्स जो है वो सारे बैंक्स में आधार का काम नहीं मिलता है। जो यूआईडीआई ने डिफाइन किया था कि 10% जो बैंक ब्रांचेस हैं, यानी कि सभी बैंकों के जो 10% ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट उसमें ज्यादा थोड़ा कम बेसी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन 10% ही यानी कि आपको बैंक्स में काम होता है आधार का। तो ये ध्यान रखना है कि बैंक्स का जो काम है वो अगर लेते भी हैं एज ए ऑपरेटर, तो आपको उसी बैंक में बैठ के उनके सैलरी पे काम करना पड़ेगा। यानी आप वो मशीन ले जाके अपने सेंटर पे, सीएससी सेंटर पे या कहीं पे भी आप नहीं चला सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कंडीशन साफ है कि ये टैब बेस्ड होता है, मोबाइल से भी इनरोलमेंट होता है, बच्चों के इनरोलमेंट ये करते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी जो इनके स्टाफ है वही काम कर रहे हैं। बाहरी के लिए इनके पास अभी प्रोविजन नहीं है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये सिर्फ अपने इंटरनल स्टाफ के द्वारा काम कराते हैं। और इनके जो कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप इनके जो विभाग है उनसे, उनके जो कोऑर्डिनेटर है उनसे आप बात करके समझ सकते हैं। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टैब बेस्ड काम करता है, प्रत्येक स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है। आपका इंडिया पोस्ट जो है ये डिपार्टमेंट में भी जो इनके खुद के स्टाफ है वही काम करते हैं। यानी जो पोस्टल डिपार्टमेंट्स में जो है वो आपके खुद के स्टाफ जो डिपार्टमेंट का है वही स्टाफ आधार बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए, हेल्थ में आपका स्कोप नहीं है, अभी फिलहाल नहीं ले सकते, पंचायती राज में फिलहाल नहीं है, हो सकता है आपको कुछ समय में मिल जाए या फिर दूसरे स्टेट में ऑलरेडी काम चल रहा होगा। डब्ल्यूसीडी में भी कोई चांसेस नहीं है क्योंकि इनके खुद के स्टाफ काम करते हैं। बैंक्स में अगर आप काम करते हैं तो एज ए ऑपरेटर आपको काम करना पड़ेगा और उसी बैंक में जाके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए भी यही प्रोसेस है कि इनके जो खुद के स्टाफ है वो काम कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में खुद के स्टाफ काम कर रहे हैं, बीएसएनएल में खुद के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और आउटसोर्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन आउटसोर्स के लिए एजेंसी का रखा हुआ है और उन एजेंसी के थ्रू आप काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको बीएसएनएल ऑफिस के अंदर में ही इनके सैलरी पे काम करना पड़ेगा। तो यानी ये पूरा कंडीशंस आपको जब देख लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में एक था रास्ता जो यहाँ पे चल रहा था सीएससी एसपीवी के थ्रू, लेकिन फिलहाल ये भी अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है, नए ऑपरेटर का एक्टिवेशन बंद है। तो यहाँ पे आप ब्लॉक में अगर काम करते हो तो भी सैलरी पे काम करना पड़ेगा उसी ब्लॉक के अंदर में, और वो भी सारे जगह सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि जगह खाली होगा उस ब्लॉक में, उस बैंक में, उस डिपार्टमेंट में, तभी आप काम कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप चाह के बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते हैं। वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि वहां पे जितनी मशीन है उससे ज्यादा वो नहीं चला सकते। ये पूरा प्रोसेस आप जब समझ गए तो हमने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बताऊंगा सीएससी एसपीवी के अंदर में आपको यूसीएल का जो काम है ये काम आप पूरे भारत में ले सकते हैं। इसके क्या कंडीशंस हैं, ये कैसे होता है, एएसके कैसे चलता है, और स्टेट रजिस्ट्रार का ये तो यहाँ पे फिलहाल बंद है। यानी कि अभी फिलहाल जो काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली प्रोसेस नया एक्टिवेशन बंद है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आई थिंक हमको आ गया होगा कि यूआईडीआई डायरेक्टली काम नहीं करके रजिस्ट्रार को दिया और रजिस्ट्रार ने बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रार्स बनाए और रजिस्ट्रार ने बहुत सारे, हो सकता है किसी किसी विभाग ने एजेंसीज बनाई और एजेंसी के अंदर ऑपरेटर काम कर रहे हैं और कई जगह डायरेक्टली रजिस्ट्रार और ये के अंदर में ऑपरेटर काम कर रहे हैं। अब ये पूरा प्रोसेस जब आप समझ गए, अब हम लोग स्पेसिफिकली सीएससी एसपीवी के बारे में समझेंगे। तो मैं ये पूरा डेटा जो है एक बार हटा देता हूं, मैं स्पेशली फिर सीएससी एसपीवी पे आ जाता हूं।
तो ये डेटा हट गया। अभी मैं बात कर रहा था सीएससी एसपीवी, यानी रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार जो है वो कौन है? अभी इस केस में हो गया सीएससी एसपीवी। ओके, तो सीएससी एसपीवी जो है, अब इसके अंदर में आपको यूसीएल का काम जो है वो काम कैसे मिल सकता है और उसमें क्या क्या सर्विसेज है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पे आपको दो चीजें मैंने बताया, एक है यूसीएल और एक है एएसके, और तीसरा भी मैंने आपको बताया था स्टेट रजिस्ट्रार। स्टेट रजिस्ट्रार जो कि कुछ कुछ स्टेट्स में चल रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस बंद है। यहां न्यू ऑपरेटर नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहां आप नहीं जा सकते हैं। अभी आप कहां जा सकते हैं? अब आप एएसके और यूसीएल अब हम आपको पहले एएसके क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टर्म है। एएसके में आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिले में आधार का एक सेंटर है जो सीएससी के द्वारा चलाया जाता है, और प्रत्येक जिले में है। प्रत्येक जिले, कुछ जिलों को छोड़ के कुछ जिलों में कुछ कंडीशंस हैं, उसके वजह से वहां नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जिलों में स्मार्ट चिप और कार्बी का मशीन चलता है, जो यूआईडीएआई के द्वारा डायरेक्टली वो चल रहा है। जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा, जो बड़े सेंटर्स हैं वहां पे ऑपरेटर्स वहां पे ड्रेस पहनते हैं, और वहां पे सुपरवाइजर्स हैं, और सब चीजों का एक बहुत बड़ा ऑफिस है और अच्छे से मैनेज किया गया। तो वो एक एजेंसीज के थ्रू चलता है, जो यूआईडीएआई ने डायरेक्टली दिया है। वो एक एजेंसी का टेंडर था और वो पूरे भारत में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी वो जो एएसके है, वो एएसके में भी अगर कोई ऑपरेटर बनना चाहता है तो वो भी सैलरी बेस्ड पे होगा, वहां पे भी वैकेंसी होगी तभी। लेकिन वो जो वैकेंसी होती है वो यूआईडीएआई के द्वारा जो डायरेक्टली रजिस्ट्रार हो गया, वहां पे प्राइवेट एजेंसी है, तो यूआईडीएआई के अंदर में डायरेक्ट चलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ वो मशीन चला सकते और कोई मशीन नहीं चला सकते। यानी कि स्मार्ट चिप है, कार्बी है, ऐसे कुछ और एजेंसी हो सकती हैं। तो स्मार्ट चिप और कार्बी जो है वो खुद चलाते हैं और यूआईडीएआई का कोड पे वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। उस केस में क्या है कि वहां सिर्फ ऑपरेटर बनने का चांसेस है, और वो भी सैलरी बेस्ड। यानी कि आप मशीन तो बाहर ले जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो मशीन में कोई प्रोविजन नहीं है कि बाहर, वो भी व्हाइट लिस्टेड जो होता है मशीन्स होता है, यानी कि वो उसी नेटवर्क पे चलेगा और बाहर आप नहीं ले जा सकते। तो वो चीजें आपको समझ में आ गई। तो कुछ जगहों पे स्मार्ट चिप और कार्बी जो यूआईडीएआई है, डायरेक्टली वहां पे सेंटर्स अपने ओपन नहीं किए। जिस जिलों में, उस जिलों में जैसे कि आपका उन्होंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन कर दिया, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सीएससी के द्वारा चलाए जाते हैं। सीएससी एसपीबी के द्वारा वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का आधार सेंटर है। कई जगह पे डीसी ऑफिस में हो सकते हैं, कई जगह पे उनके खुद के प्राइवेट सेंटर्स हैं, वो उस जगह पे रन कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा कि अब आप जो एएसके के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसी जगह पे बैठ के काम करते हैं, यानी कि उसी सेंटर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। और यहां जो होंगे डिपेंड करता है कि किसी एएसके में 2 ऑपरेटर हैं, किसी में 4 हैं, किसी में एज पर रिक्वायरमेंट हम बोल सकते हैं। तो यहां पे तो 2 है, तो यहां पे 2 ऑपरेटर की जरूरत है, यहां 4 ऑपरेटर की जरूरत है, यहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर जो है वो काम कहां करेंगे? वो काम करेंगे उसी सेंटर में बैठ के। यानी यहां पे भी आप अपने शॉप पे मशीन नहीं ले जा सकते, मशीन नहीं चला सकते। तो यानी कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के एएसके के जो वहां पे इंचार्ज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है सीएससी एसपीबी के, आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्टेट में जो इसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं। प्रत्येक स्टेट्स में सब जगह पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो स्पोक पर्सन होते हैं। आप इनसे मिल सकते हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो आपको देंगे। और सबसे बड़ी चीज, उनसे मिलने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये पहले था, लेकिन आज के डेट में सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर एएसके के ऑपरेटर्स बनने हैं तो यहाँ पे आपका सीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको अप्लाई कर देना है
ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल चला जाएगा और वहां से इंटरव्यू होगा, रिक्वायरमेंट के बेस पे वहां पोस्ट की जाती है, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग करा के यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एएसके में काम करने का ये सैलरी पे एक प्रोसेस है, यानी कि आपको मिलना भी नहीं है किसी से, सीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वो वेबसाइट कौन सा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए, वहां अप्लाई करके आप आधार का ऑपरेटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वहां पे आप एज ए सैलरी पे एज ए ऑपरेटर काम कर सकते हैं, अगर वहां पे वैकेंसी खाली रही तो ये एक प्रोसेस होगी। अब हम लोग आते हैं यूसीएल के प्रोसेस पे। जो ए वाला जो सेंटर है ये सिर्फ अपडेट का है, यानी यूसीएल का जो पूरा नाम है अपडेट क्लाइंट लाइट होता है, तो इसमें सिर्फ अपडेट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट। और यहां पे जो वो भी अपडेट जो है वो डेमो अपडेट है, उसमें भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सारा चीज नहीं कर सकते हैं। यहां पे सारा कुछ होता है, सिर्फ आपको 18 प्लस जो होते हैं वो न्यू इनरोलमेंट नहीं होगा, यानी 18 से ऊपर के न्यू इनरोलमेंट आप नहीं कर सकते हैं। एएसके इस डिस्ट्रिक्ट लेवल एएसके में नहीं होता है, जो सीएससी के द्वारा संचालित है। यूसीएल इसमें आप जो है अपडेट कर सकते हैं। इस अपडेट के लिए आप अपने जो सीएससी सेंटर है उस सीएससी सेंटर पे आप इस यूसीएल को चला सकते हैं। इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस को आपको मैं पूरा बता दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर लेना चाहते हैं तो ये सेंटर्स के आप चला सकते हैं, यानी अपडेट के लिए आप अपने जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पे आप यूसीएल की सर्विस ले सकते हैं। ये कैसे ले सकते हैं, अब हम लोग इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। यहां तक आई थिंक हमको लग रहा है ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आप फिल्टर करते करते आपको समझ में आ गया कि हम हर जगह पे कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो या तो उनके सेंटर्स पे ही करना पड़ेगा, या अगर अपने शॉप पे करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है यूसीएल। लेकिन यूसीएल लेने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ये हम आपको पूरा अभी समझा देते हैं। तो यहां पे अभी हम देखेंगे सीएससी एसपीबी, अब यहां पे आ गया यूसीएल। ठीक है, अब यूसीएल लेने के लिए क्या करना है, ओके, जो आपका मेजर पॉइंट है, क्योंकि हमको चलाना है अपना जो सेंटर है वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे। तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो क्या क्या होता है। पहला कंडीशन जो होता है सीएससी आईडी होना चाहिए आपके पास, सीएससी आईडी। दूसरा कंडीशन होता है कि आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए, बैंक बीसी होना चाहिए, ये सारे मैंडेटरी हैं। फिर तीसरा होता है पुलिस वेरिफिकेशन। फिर चौथा होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका आधार, आपका हो सकता है इसमें NSE-IT सर्टिफिकेट, फिर उसके लिए एलएमएस सर्टिफिकेट होता है, एलएमएस सर्टिफिकेट, ये मतलब एक पूरा प्रोसेस है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है ये आपको देना पड़ेगा। और देने के लिए क्या करना है, यूसीएल का भी एक जो इसका लिंक है उस लिंक पे आपका ये सारा कुछ अप्लाई करना होता है। वहां पे बैंक बीसी मैच किया जाएगा, सीएससी आईडी मैच किया जाएगा, ये सारा कुछ मैच कर लिया जाता है, वहां पे वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस कर दिया जाता है। आप इसकी फर्दर कोई भी डिटेल्स, अगर कोई डाउट है, कोई भी समझना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके किसी भी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें, या फिर स्टेट में जो इसके स्पोक्स होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है यूसीएल। इसको आप चला सकते हैं कहां पे, इसको चला सकते हैं सीएससी सेंटर पे। ठीक है, ये जब हो जाता है तो यहां पे एक मैंडेटरी होता है स्टैटिक आईपी, ये ध्यान रखिएगा, ये जब प्रोसेस होगा तो स्टैटिक, ये स्टैटिक आईपी एकदम मैंडेटरी है कि स्टैटिक आईपी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो यूसीएल का काम होगा स्टैटिक आईपी पे ही होगा। तो ये आपका सीएससी सेंटर पे अब आपका ये सेंटर चालू हो जाएगा, यानी कि आप अपने प्राइवेट शॉप में ये सेंटर चला सकते हैं।
इसमें आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेगी? इसमें आपको पहला सर्विस मिलेगा आपको एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर। तीसरा ईमेल आईडी। चौथा जो है वो कर सकते हैं आप पीआई डॉक्यूमेंट अपडेट। पीआई डॉक्यूमेंट अपडेट यानी कि जिसका आधार पुराना हो चुका है और उन्होंने कहीं एक बार भी अपडेट वगैरह नहीं कराया, तो वो एक बार जाके अपने आधार को वैलिडेट करते हैं अपने प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस देकर, ताकि उनका आधार एक्टिव रहे। अदरवाइज हो सकता है कि लंबे समय से नहीं कराया है, 8 से 10 साल हो गया है, तो वो आधार इनएक्टिव मोड में जा सकता है, जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कई बार पेपर्स में भी है और कई लोगों को ये बात बार बताई गई है। तो पीआईए डॉक्यूमेंट, ये सारा सर्विस जो है आप ले सकते हैं और अपने सेंटर्स पे चला सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रक्रिया हो गया कि हम किसी भी विभाग के लिए अगर अप्रोच कर रहे हैं, किसी भी विभाग के द्वारा हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो ये बात एकदम आप ध्यान रखिएगा और गांठ मान लीजिएगा कि किसी भी सेंटर्स को अब आज के डेट में प्राइवेट सेंटर्स पे आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, प्राइवेट जगह पे नहीं चल सकता है। कोई भी विभाग अगर काम देता है, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से दे, चाहे वो किसी भी तरीके से दे रहा है, चाहे डायरेक्टली भी दे रहा है, लेकिन काम करना पड़ेगा उनके बैंक में, उनके पोस्ट ऑफिस में, उनके बीएसएनएल के ऑफिस में, उनके ब्लॉक्स में, कहीं पे भी सरकारी बिल्डिंग में। और ये सिर्फ कंडीशन है जहां पे आप सीएससी सेंटर पे, प्राइवेट जगह पे, यानी सीएससी सेंटर होना चाहिए, उस जगह पे इन कंडीशंस को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे ये चीजें आप यूसीएल का सर्विस ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशंस है। बाउंडेशंस ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जितने चाहे उतने मिल जाएंगे। इसके लिए फिक्स किया गया है कि झारखंड स्टेट में मान के चलो कि 700 हो गए, 600 हो गए, एक लिमिट फिक्स किया गया है कि झारखंड स्टेट में होगा। मान के चलो कि राजस्थान में होगा, वहां पे 1200 हो गए, बिहार में होगा वहां 1400 होगा। इस तरह से उतने नंबर यूसीएल के दिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो वो भी एक फिक्स है। इसलिए अगर अभी आप पता करें कि कितने खाली है और अगर अप्लाई करेंगे तो तुरंत ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। किसी भी स्टेट्स में सेम प्रोसेस है, आपको इसका लिंक पे जाके अप्लाई करना होगा। वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आधार की सर्विस ले सकते हैं, वो अपडेट होगा। अब मैं अंत में आप लोगों से एक बारीकियां और एक अच्छी बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है तो हम लोगों के बीच में एक मतलब मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं कि यार हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, किसी और के द्वारा एक काम करता हूं, मैं प्राइवेट सेंटर्स पे चला लूंगा, मैं पता करता हूं कहाँ चलता है, वो हमको बोल रहा था हम चालू करवा देंगे। एक एप्लीकेशन का आपको एड्रेस दे देगा, आपको यूआरएल दे देगा, आपको वेबसाइट का एड्रेस दे देगा कि यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, हम आपको कुछ दिन में आपको आधार की सर्विस दे देंगे, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे। आप एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ये कोई भी प्रोसेस नहीं है। किसी भी तरीके से आप सेंटर्स नहीं ले सकते हैं जब तक आप एक प्रोसेस में नहीं आते हैं लीगली। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं आपको सेंटर दिला दूंगा, आपके प्राइवेट सेंटर दुकान पे चल जाएगा, पूरी तरह से फर्जी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो भी फंस सकते हैं और भविष्य में हो सकता है कि अगर जांच होती है, कहीं से पकड़े जाते हैं तो आप भी फंसेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये प्रोसेस होता ही नहीं है, ये पूरी तरह से फर्जी है। तो ये इन बातों पे एकदम ध्यान नहीं देना है। आपको लीगल प्रोसेस में आना है और लीगल चैनल के थ्रू ही आपको काम करना है, तभी आप मान के चलिए आधार में लंबे समय तक और अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप गलत लोगों के हाथ में आ जाएंगे और जो आपसे पैसे ठग लेंगे और भविष्य में आपके लिए भी दिक्कत होगी। तो हमें लगता है कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से विभाग आपको दे सकते हैं सेंटर्स और किस जगह से आप ले सकते हैं। लेकिन आपको लेने के लिए आपको अल्टीमेटली यूसीएल पे ही आना पड़ रहा है और बाकी जगह पे आप जाएंगे तो सरकारी विभाग के प्रीमाइसेस के अंदर में, उनकी निगरानी में और उनके सेंटर पे सैलरी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया था जो मैंने आपको, हमें उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की और आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गया है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जाके अपने क्वेरी लिख सकते हैं। अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट्स में जवाब दे देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में हम इससे रिलेटेड आधार की जो भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को पोस्ट करूंगा। और अगले वीडियो में एक बात ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को NSC/IT के सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं, LMS सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा NSC/IT का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, बैंक BC आपको कैसे मिलेगा, बैंक BC के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, CSC ID आप अगर चाहते हैं तो CSC ID कैसे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये चीजें मैं बता दूंगा कि आपको CSC ID कैसे मिलेगा, बैंक BC कैसे मिलेगा, NSC/IT का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आपको अगर ये प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो कि हमारे पास ये सर्विसेज नहीं है, ये रिक्वायर्ड चीजें नहीं है, तो हम ये कैसे ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से इन सारी डिटेल्स के साथ आपको बता दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।